वेलकम टू सुपर मूवीज एक्सप्लेन। दोस्तों, मून नाइट के एपिसोड 4 में आपने देखा कि आर्थर एरो मार्क को गोली मार देता है। मार्क पानी में गिर जाता है और जब उसे होश आता है तो वो एक अलग ही जगह पर होता है जो एक मेंटल हॉस्पिटल की तरह होती है। उस मेंटल हॉस्पिटल में एपिसोड 1 से लेकर 4 तक सारे कैरेक्टर होते हैं। आर्थर एरो वहाँ का डॉक्टर होता है। मार्क बहुत कंफ्यूज होता है और वहाँ से भागने लगता है। तभी वहाँ एक सार्कोफेगस में स्टीवन बाहर आ जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत कंफ्यूज होते हैं, पर बाद में दोनों साथ में आगे बढ़ते हैं। तभी आगे की डोर से हिप्पोपोटामस जैसे दिखने वाली घोड़ी ट्वारेट बाहर आती है। उसे देखकर मार्क और स्टीवन डर के मारे बहुत तेज चिल्लाते हैं और वही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आज हम देखेंगे एपिसोड 5 में आगे क्या होता है। तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड 5 स्टार्ट होता है एपिसोड 1, 2, 3 और 4 के रिकैप से। उसके बाद मार्वल का टाइटल आता है। फिर एक गुफा को दिखाया जाता है जिसमें पानी भरा हुआ होता है। वहाँ एक बच्चे के चिल्लाने की आवाज आती है और एक लेडी को दिखाया जाता है जो किसी को कहती है कि ये सब तुम्हारी गलती है। फिर से हिप्पोपोटामस गॉडेस पर शिफ्ट होता है। मार्क और स्टीवन के चिल्लाने की वजह से वो खुद ही बहुत तेज चिल्लाती है। उसके बाद मार्क अचानक आर्थर एरो के पास पहुंच जाता है, मेंटल हॉस्पिटल का डॉक्टर आर्थर के पास। वहाँ के लोगों ने मार्क की खूब पिटाई की थी। आर्थर मार्क को कहता है कि तुम अपने दिमाग में मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हो जो तुम्हें रियल लगती है। तुम्हारा दिमाग एक पेंडुलम की तरह हो गया है जो कल्पना और हकीकत में फर्क नहीं कर पा रहा है। मार्क को भी ऐसा लगने लगता है कि वो अपने दिमाग में मनगढ़ंत कहानियां बना रहा है। उसके बाद आर्थर मार्क से उस बच्चे के बारे में पूछता है जिसकी आवाज हमने स्टार्टिंग में सुनी थी। मार्क आर्थर को कुछ बताए बिना टेबल पर पड़े हुए पिरामिड जैसे पेपर वेट से आर्थर को मारने जाता है। तभी आर्थर अपने लोगों को बुला लेता है और मार्क को इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है। अगले सीन में फिर से वही सीन आता है जहाँ मार्क और स्टीवन हिप्पो को देखकर बहुत तेज चिल्ला रहे थे। टावरेट मार्क और स्टीवन को एक साथ देखकर बहुत कंफ्यूज होती है। मार्क भी टावरेट से कहता है कि कुछ देर पहले मुझे गोली लगी थी और मैं यहाँ आ गया। हिप्पो से कहते हैं कि तुम सच में मर चुके हो। स्टीवन को भी विश्वास होता है कि वो मर गए। हिप्पो उन दोनों को बताते हैं कि तुम दोनों मरकर डुआट में आ चुके हो। डुआट इजिप्शियन मृत्युलोक होता है। फिर स्टीवन हिप्पो को देखकर पहचान जाता है कि वो इजिप्शियन गॉडेस टावरेट है जो इन दोनों को मुक्ति का रास्ता दिखाने आई होती है। हिप्पो मार्क और स्टीवन को इस जगह के बारे में बताती है और ब्लैक पैंथर के एंसेस्ट्रल पेन के बारे में भी बताती है। डुआट एक ऐसी जगह होती है जहाँ मरने के बाद लोगों ने अपनी जिंदगी में जो भी देखा था या उस जगह से वाकिफ होते हैं उन्हें यहाँ वैसा ही माहौल दिखता है। मार्क को विश्वास नहीं होता कि वो मर चुका है और जैसे ही वो दरवाजे को खोलकर बाहर जाता है तब वो एक बड़े से रेगिस्तान में चलते हुए जहाज पर होता है। इजिप्शियन माइथोलॉजी में ऐसा होता है कि जब कोई इंसान वहाँ मरता है तब उसकी आत्मा का फैसला करने के लिए उसे एक बोट में सवार होना पड़ता है। अब मार्क को विश्वास हो जाता है कि वो मर चुका है और मृत्यु लोक में आ चुका है। रेगिस्तान में कुछ लोगों को दिखाते हैं जो जमे हुए थे। स्टीवन को पता चलता है कि उन्हें इस बोट पर सवार होकर स्वर्ग में जाना है। उसके बाद हिप्पो मार्क और स्टीवन के दिल को बाहर निकाल लेती है क्योंकि आत्मा का फैसला करने के लिए एनुबिस के तराजू में उस इंसान के दिल को रखना पड़ता है। अगर उस इंसान के दिल का वेट ऑस्ट्रिच के फेदर से ज्यादा होगा तब वो इंसान स्वर्ग में नहीं जा पाएगा क्योंकि उस इंसान ने अपनी जिंदगी में पाप किए हैं। उसके बाद उस इंसान के दिल को एमिट मगरमच्छ जैसे दिखने वाली घोड़िस खा जाती है, इसलिए वो इंसान स्वर्ग में नहीं जा पाएगा और यही मृत्यु लोक में फंस जाएगा। और अगर उस इंसान के दिल का वेट ऑस्ट्रिच के फेदर से कम होगा तो इंसान बड़े आराम से स्वर्ग में जा पाएगा, मतलब कि उस इंसान ने कोई भी पाप नहीं की है। टावरेट इन दोनों के दिल को एनुबिस के तराजू में रखकर तोलती है, पर दोनों के दिल का वेट एनुबिस का तराजू नहीं तोल पाता। एनुबिस का तराजू दोनों तरफ से अप डाउन होता रहता है। हिप्पो मार्क और स्टीवन से कहते हैं कि तुम दोनों कुछ छिपा रहे हो, तुम्हारे दिल में कुछ बोझ है, एक अधूरापन है। इसलिए हिप्पो फिर से मार्क और स्टीवन को उस बोट के अंदर जाने को कहती है और उस सच का पता लगाने को कहती है। सुकून के मैदान के आने से पहले यानी स्वर्ग के आने से पहले अगर तराजू इन दोनों के दिल का फैसला नहीं कर पाया तो इन दोनों की रूह यही जम जाएगी, जैसा हमने रेगिस्तान में लोगों को जमे हुए देखा था। मार्क और स्टीवन सच का पता लगाने के लिए बोट के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद मार्क स्टीवन से कहता है कि हमें उस हिप्पो को मारकर बोट को अपने कब्जे में लेना होगा, पर स्टीवन मना करता है और कहता है कि हम एक देवी को कैसे मार सकते हैं। स्टीवन और मार्क को अलग अलग कमरे में अपनी पुरानी यादें दिखती है। तभी एक कमरे से एक बच्चे की आवाज आती है। स्टीवन तुरंत उस कमरे में जाता है जहाँ हर तरफ मरे हुए लोग थे। इन सब लोगों को मार्क ने मारा था। मार्क को और इंसान का चेहरा याद होता है। एनुबिस का तराजू वहाँ पर भी होता है जो इन दोनों के दिल को तोलते हुए धीमा हो रहा था क्योंकि मार्क की सच्चाई बाहर आ रही थी। तभी वहाँ एक बच्चा आता है। स्टीवन उसके पीछे जाता है। मार्क उसे परेशान होकर मना करता है कि उसके पीछे मत जाओ, पर स्टीवन उसके पीछे एक कमरे में चला जाता है। स्टीवन जैसे उस कमरे में जाता है तब उसे उसकी मॉम दिखती है और उसे वहाँ मार्क और उसका छोटा भाई रोरो दिखता है। स्टीवन को पता नहीं होता कि उसका एक छोटा भाई भी था। मार्क ने ये बात स्टीवन से छिपाई थी। वहाँ मार्क के डैड भी थे। मार्क अपने छोटे भाई को लेकर खेलने के लिए गुफा में चला जाता है। स्टीवन भी उनके पीछे जाता है। स्टीवन के पैर में खौंसों से बढ़कर स्केलेटन आता है। मार्क अपने छोटे भाई को लेकर जैसे इस गुफा में जाता है तब वहाँ बहुत तेज बारिश होती है और गुफा में पानी भरने लगता है। मार्क और रोरो अंदर डूबने लगते हैं। स्टीवन उनकी मदद करने की कोशिश करता है पर वो कैसे कर पाता वो तो यादें दिख रहा है। उसके बाद मार्क को दिखाते हैं जो स्टीवन को अलग अलग कमरे में खोज रहा था। तभी उसे उसकी मॉम दिखती है। उन्हें देखकर मार्क बहुत डर जाता है और अपना मुंह फेर लेता है, पर वो जैसे ही फिर से उस कमरे में देखता है तब उसे वहाँ अलग ही नजारा दिखता है। मार्क उस कमरे में जाता है जहाँ उसे उसकी मॉम दिखती है जो अपने छोटे बेटे के मरने के गम में दुखी होती है। स्टीवन भी वहाँ आता है। मार्क की मॉम रोरो के मरने का जिम्मेदार मार्क को समझती थी। वो मार्क को जोर से कहने लगती है कि ये सब तुम्हारी गलती है। छोटा मार्क नाराज होकर अपने कमरे में चला जाता है। स्टीवन भी इसके पीछे चला जाता है। बड़ा मार्क उसे बहुत रोकता है पर ऊपर चला ही जाता है। स्टीवन ऊपर जाकर देखता है कि छोटे मार्क का जन्मदिन होता है। उसके डैड उसके लिए केक लाते हैं पर मार्क की मॉम उससे अभी भी बहुत नाराज होती है। वो मार्क का बर्थडे सेलिब्रेट करने नहीं आती। उसके बाद फिर से मार्क का बर्थडे होता है। मार्क की मॉम वहाँ
आती है, पर वो मार्क को फिर से रोरो को मारने के लिए दोषी ठहराती है। उसके वो मार्क को अपने छोटे बेटे को मारने का गुनहगार मानती है। मार्क नाराज होकर वहां से चला जाता है। स्टीवन भी उसके पीछे जाता है। छोटा मार्क अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है। स्टीवन जैसे उस कमरे के दरवाजे को खोलकर अंदर देखने जाता है, तब मार्क उसे अंदर नहीं जाने देता और उसे बाहर खींच लेता है। स्टीवन मार्क से पूछता है कि उस कमरे में क्या हुआ था, तुम क्या छिपा रहे हो मुझसे। फिर स्टीवन को उसका डैड और मार्क दिखता है। मार्क अपनी माँ से परेशान होकर घर छोड़कर जा रहा होता है। मार्क के डैड उसे बहुत रोकते हैं, समझाते हैं, पर वो नहीं मानता। फिर मार्क स्टीवन को कहता है कि तुम्हें ये सब देखना नहीं चाहिए था और धक्का दे देता है। जैसे वो दोनों नीचे गिरते हैं तब वो एक रेगिस्तान में होते हैं जहाँ हर तरफ लाशें होती है और वहाँ लैला के डैड अब्दुल फुली भी मरे पड़े होते हैं। स्टीवन मार्क को पूछता है कि इन सबको क्या तुमने मारा था? अगर तुमने इन लोगों को मारा होगा तो तुम आतंकी हो। मार्क स्टीवन से कहता है कि मुझे मिलिट्री से निकाल दिया था, जिसकी वजह से मैं बेरोजगार हो गया था, इसलिए मैं काम मांगने पुराने कमांडिंग ऑफिसर बुशमैन के पास गया था। बुशमैन और मैंने इजिप्शियन मकबरे को लूटने का प्लान बनाया था, पर बुशमैन ने प्लान को बदल दिया था। उसने इन सबको मार दिया था। लैला के डैड को भी उसी ने ही मारा था। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर बुशमैन ने मुझे भी अधमरा कर दिया था। फिर स्टीवन मार्क से पूछता है कि उसके बाद क्या हुआ। तब मार्क उसे अपने आप को दिखाता है जो अधमरी हालत में खोंसो के मकबरे में जाता है और अपने आप को मारने की कोशिश करता है। तभी खोंसो वहां आकर मार्क की जान बचा लेता है, पर एक सौदा करके। खोंसो मार्क से रात के मुसाफिरों के दुश्मनों से रक्षा करने का सौदा करता है। मार्क तैयार हो जाता है और उसे खोंसो से मूननेट की पावर्स मिल जाती है। वहाँ एनुबिस का तराजू होता है। अब वो थोड़ा सा थम जाता है, पर अभी भी उस तराजू ने फैसला नहीं किया होता है। वहाँ स्टीवन को फिर से कुछ आवाज आती है और वो वहाँ जाता है। मार्क भी उसके पीछे जाता है। वो दोनों फिर से बोर्ड पर आ जाते हैं। टावरेट उन्हें बताते हैं कि देवलोक में हाहाकार मच रहा है। बेचैन रूहों को बिना न्याय दिए वक्त से पहले रेत में जमा रहे। मार्क को पता चल जाती है कि आर्थर हेरो ने एमिट को आजाद कर दिया है, इसलिए एमिट आजाद होकर ये सब कांड वही कर रही है। स्टीवन टावरेट को बताता है कि हमें फिर से वापस जाना होगा, पर टावरेट उन्हें कहती है कि अगर मैं तुम्हें जिंदा कर दूं फिर भी तुम गोली खाए हुए शरीर में जाओगे। फिर स्टीवन टावरेट से कहता है कि ये मैसेज लैला तक पहुंचा दो खोंसो को आजाद करने के लिए। टावरेट उन्हें कहते हैं कि खोंसो के आजाद होते ही फिर से तुम उसके जंगल में फंस जाओगे, पर मार्क और स्टीवन कहते हैं कि हम तैयार है आर्थर को रोकने के लिए। हिप्पो मान जाती है और उन्हें ओसाइरिस के दरवाजे के पास ले जाने को कहती है, पर उसके पहले तराजू में उनका फैसला करना अभी चल रहा था, इसलिए हिप्पो फिर से उन दोनों को बोट के अंदर भेजती है ताकि उनके दिल में छिपी हुई सच्चाई बाहर आए और एनुबिस के तराजू में उनका फैसला हो सके। और ये सब इन दोनों को ओसाइरिस का दरवाजा आने से पहले करना था, इसलिए स्टीवन मार्क से फिर से उस कमरे में क्या हुआ था उसके बारे में पूछता है। मार्क स्टीवन को कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, पर तुम उस कमरे में कभी मत जाना। स्टीवन मार्क को कहता है कि अगर हम जिंदा नहीं हुए तो आर्थर करोड़ों की जान ले लेगा और उसके जिम्मेदार तुम हो गए। लैला के मरने के जिम्मेदार भी तुम हो गए। मार्क स्टीवन की सब बात सुनकर बहुत इमोशनल हो जाता है और अपने आप को मारने लगता है। तभी मार्क अचानक फिर से डॉक्टर आर्थर के ऑफिस में आ जाता है। आर्थर मार्क को अपने आप को मारने से रोकता है। आर्थर मार्क को कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही फिल्में देखते हो। आर्थर मार्क को फिर से वही सब बताता है, तुम अपनी कहानियां बना के उसमें डूब जाते हो। आर्थर मार्क से पूछता है कि क्या तुमने स्टीवन को बनाया ताकि अपनी गलतियां छिपा सको, या स्टीवन ने तुमको बनाया ताकि वो अपनी माँ की ज्यादती का गुस्सा दुनिया पर निकाल सके? क्या तुम्हें कुछ याद है? आर्थर मार्क को स्टीवन से उसने आज तक जो भी बात छिपाई है उसे बताने को कहता है। उसके बाद छोटे मार्क को दिखाते हैं। वो अपने कमरे में बंद होकर अपनी माँ के बर्ताव के लिए बहुत दुखी होता है। मार्क स्टीवन को उसी कमरे में ले आता है अपनी सच्चाई बताने के लिए। स्टीवन को ये कमरा अच्छी तरह से याद होता है, पर उसके साथ ये सब जो हो रहा था उसे वो बिल्कुल याद नहीं था। तभी मार्क की माँ उस कमरे के दरवाजे को जोर से नॉक करने लगती है। मार्क बहुत डर जाता है और कहने लगता है कि ये मेरी मॉम नहीं है। तभी मार्क की दूसरी पर्सनालिटी बाहर आती है, स्टीवन ग्रैंट की। मार्क की स्टीवन ग्रैंट वाली पर्सनालिटी इसलिए बाहर आती है क्योंकि वो स्टीवन ग्रैंट से ज्यादा कनेक्ट होता है। उसके घर में टॉम बस्टर मूवी का पोस्टर लगा हुआ था और उस मूवी का हीरो स्टीवन ग्रैंट था, जैसा कि स्टार्टिंग में हमने देखा था मेंटल असाइलम में। और उसके बाद स्टीवन ग्रैंट का एक एक्शन फिगर भी था, इसलिए मार्क के मन में स्टीवन ग्रैंट पूरी तरह से बच चुका था और खुद पर अपनी माँ के टॉर्चरिंग के लिए मार्क के अंदर से वो स्टीवन ग्रैंट की पर्सनालिटी अपने आप बाहर आ गई थी। अब उसके बाद की जिंदगी स्टीवन को पूरी तरह से याद थी, मतलब कि यहाँ से स्टीवन की यादें बनती है। मार्क की माँ उसे बहुत मारती है। मार्क स्टीवन को फिर से उस कमरे के बाहर खींच लेता है और स्टीवन को पता चलता है कि वो असली नहीं है, मार्क असली है। स्टीवन तो बस उसकी एक कल्पना है। दोनों की इमोशनल बातचीत के दौरान स्टीवन को एक बात और पता चलती है कि उसकी मॉम मर चुकी है। स्टीवन को इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता कि उसकी मॉम मर चुकी है, इसलिए वो जोर जोर से चिल्लाता है मुझे यहाँ से जाना है। और वो अचानक डॉक्टर आर्थर के ऑफिस में पहुंच जाता है। आर्थर को देखकर स्टीवन शॉक हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि आर्थर हेरो यहाँ कैसे हो सकता है और वो डॉक्टर कैसे हो सकता है। स्टीवन को भी वो मार्क की तरह अपने आसपास इजिप्ट से जुड़ी हुई चीजें दिखती है। स्टीवन आर्थर के लुक को देखकर हैरान हो जाता है। स्टीवन को आर्थर द सिम्पसन कार्टून के फेमस कैरेक्टर नेड फ्लैंडर जैसा दिखता है। आर्थर स्टीवन को कहता है कि क्या मार्क ने तुम्हें सब कुछ बताया? स्टीवन आर्थर को कहता है कि उसने मुझे सब कुछ झूठ बताया। आर्थर उसे कहता है कि मार्क ने तुम्हें क्या बताया? आर्थर स्टीवन को ये भी बताता है कि वो मार्क को यहाँ लाया। स्टीवन की माँ मर चुकी होती है। स्टीवन को उस बात पर विश्वास नहीं होता, इसलिए आर्थर उसकी गलतफहमी दूर कर देता है। अब स्टीवन को यकीन होता है कि उसकी मॉम मर चुकी है। और शो के स्टार्टिंग में हमने स्टीवन को उसकी मॉम से बात करते हुए देखा था, वो सब उसकी कल्पना थी। ये जानकर स्टीवन बहुत इमोशनल होता है। उसके बाद मार्क के डैड को दिखाते हैं। ये वही वक्त था जब मार्क की मॉम गुजरी थी। मार्क अपनी मॉम के फ्यूनरल में नहीं जाता। उसके डैड उसे बुलाते हैं, पर वो अपनी मॉम से बहुत नाराज होता है, इसलिए वो अंदर नहीं जाता। पर वो अपनी मॉम के लिए उतना ही इमोशनल होता है। वो अपनी मॉम से बहुत प्यार करता था। स्टीवन मार्क की ऐसी हालत देखकर खुद बहुत इमोशनल होता है। तभी मार्क रोता हुआ स्टीवन बन जाता है और उसे पता भी नहीं होता कि वो अभी किस जगह पर है। उसकी मॉम गुजर चुकी है, वो भी उसे पता नहीं होता। वो जैसे ही स्टीवन बनता है तो अपनी मॉम से फोन पर बात करता है, यानी कल्पना करता है। उसके फोन पर कोई भी नंबर डायल नहीं होता है। स्टीवन को ये सब देखकर पूरा यकीन होता है कि उसकी मॉम के साथ जो फोन पर बात करता था वो सब उसकी मन की कल्पना थी। मार्क भी वहाँ आता है, उसे भी ये सब देखकर बहुत दुख होता है। तभी वहाँ की जमीन हिलने लगती है। स्टीवन को पता चल जाता है कि अब वो बोट रुक चुकी है। ओसाइरिस का दरवाजा आ चुका है। उसके बाद दोनों जल्दी से टावरेट के पास आते हैं। टावरेट उन्हें बताती है कि तराजू तुम्हारा फैसला कर सके उससे पहले ओसाइरिस का दरवाजा आ गया है। टावरेट उन्हें बताते हैं कि अब तुम नहीं बच सकते, दुआट के लोग तुम्हें पकड़ कर ले जाएंगे। उसके बाद टावरेट वहाँ से चली जाती है। फिर रेगिस्तान में से दुआट के लोग बोट में आते हैं। मार्क उनसे लड़ता है,
पर डुआर्ट के लोग उसको पकड़ कर बोर्ड के नीचे गिराने ही वाले होते हैं। तभी स्टीवन मार्क को बचाने के लिए उनसे लड़ता है, पर वो डुआर्ट के लोगों से लड़ते हुए और मार्क को बचाते हुए खुद नीचे गिर जाता है। मार्क जोर से स्टीवन को पुकारता है। स्टीवन जल्दी से उठकर वापस बोट में जाने के लिए भागता है, पर वो भागे उससे पहले वो रेती में जम जाता है। मार्क स्टीवन को देखकर बहुत इमोशनल होता है। दोस्तों, ये सीन देखकर हम भी बहुत इमोशनल हो जाएंगे। मार्क तावरेट को कहते हैं कि बोट को रोको। अब तावरेट उसे बताती है कि तराजू डगमगा नहीं रहा, वो बैलेंस हो चुका है। उसके बाद मार्क सुकून के मैदान में पहुंच जाता है, यानी स्वर्ग में पहुंच जाता है। पर स्टीवन के लिए बहुत दुखी होता है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों, मून नाइट का ये 5वां एपिसोड बहुत ही इमोशनल था। मार्क और स्टीवन का दुख आप महसूस कर सकोगे, ऐसा था ये एपिसोड। और इस एपिसोड के लिए ऑस्कर आइजैक सर की जितनी तारीफ करो उतनी कम पड़ जाएगी। पूरे मून नाइट सीरीज के सारे एपिसोड में उनकी परफॉर्मेंस लाजवाब थी। तो गाइस, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। एंड थैंक यू गाइस।